वेल टू एनकेआर जीके जीएस फ्रेंड्स, हम लोग जो है हिंदी लैंग्वेज सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं। सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है 7 नंबर, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा 239 नंबर क्वेश्चन है कि पठन में अर्थगत संकेत सिमेंटिक क्यू इस तरह के अवबोधक हैं जो अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। उपन्यास पढ़ना किसका उदाहरण है? तो उपन्यास पढ़ना जो है वो विस्तृत पठन है, एक्सटेंसिव रीडिंग है। एक्सटेंसिव रीडिंग है। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षणस्थ मूल्यांकने निम्नलिखित परिमेयते, ये जो है संस्कृत में है और ये संस्कृत लैंग्वेज के लिए है, अतः इसको आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ करके। अगला है कि भाषा आकलन का उद्देश्य किसका पालन करना है? भाषा आकलन का उद्देश्य किसका पालन करना है? तो भाषा आकलन का उद्देश्य शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता का जो है वो निपुणता का मापन करना है। अगला है, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समश्रोतीय शब्दों, कॉग्नेट्स और शब्दक्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। वह श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इस श्रवण प्रक्रिया को हम लोग बॉटम अप प्रक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटम अप प्रक्रियाएं कहते हैं। अगला है, लघु कथा कहते समय पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी? तो लघु कथा कहते समय पठन के दौरान जो है वो शिक्षार्थी दो दो के जोड़ों में पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? पढ़ करके सुनाते हैं। अगला है, श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम टॉप डाउन में क्या शामिल है? तो श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम टॉप डाउन में वाक सामग्री और ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना से संबंधित है, सुनने से संबंधित है। अगला है कि कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों को पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पर पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री कहानी के चित्र दिखाने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है? तो वह अपने शिक्षार्थियों से पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना चाहती है। क्या करना चाहती है? अनुमान लगाना चाहती है। अगला है, शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों को सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड जो है वो पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो कहलाता है। अगला है, अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी है। यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों, फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्त में विश्वास रखती है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी, अधोशीर्ष मुखी उपागम बॉटम अप में विश्वास रखती है। अगला है कि अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? तो अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव भाषा परीक्षण का प्रभाव वॉशबैक इफेक्ट कहलाता है। शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया टॉप डाउन के बारे में क्या सही नहीं है? तो शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया टॉप डाउन के बारे में सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनाने की आवश्यकता है, यह जो है सही नहीं है। अगला है, रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? तो रचनात्मक आकलन के लिए लिखित परीक्षा जो है वो सही नहीं है। लिखित परीक्षा सही नहीं है। अगला है कि विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया के दौरान
किया जाने वाला आकलन क्या है? किया जाने वाला आकलन क्या है? तो अधिगम के लिए आकलन है। क्या है? अधिगम के लिए आकलन है। अगला है कि अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। तो अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना बनाते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एक कदम मूल जैसा न हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो इस गतिविधि को अनुच्छेद श्रुतलेख कहेंगे। इस गतिविधि को अनुच्छेद श्रुतलेख कहेंगे। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप टाइपोलॉजी का है। तो दिया है कि छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामने करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में लिखिए। तो ये किस प्रकार का है? तो ये है पाठ विस्तार करने वाला प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव। क्या है? एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न उस विचार को संदर्भित करता है जब कोई पिछले ज्ञान या अनुभव के आधार पर अनुमान या परिकल्पना करता है। जैसे छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद उसके दुखों और कठिनाइयों को सामना करने वाला साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उस प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। नेक्स्ट है कि एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? तो वर्णन, रिपोर्ट, पत्र या फिर आलेख, आर्टिकल। तो ये हो जाएगा पत्र। किससे? पत्र से। एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि शिक्षार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य पत्र नामक विधा से मेल खाता है। पत्र साहित्य की वह विधा है जिसके द्वारा मनुष्य समाज में रहते हुए अपने भावों एवं विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करना चाहता है। इसके लिए वह पत्रों का सहारा लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? तो इसमें से अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग जो है ये पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। नेक्स्ट है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? तो निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? निपुणता परीक्षण जो है वो सदैव एक मानक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की क्षमता, उपलब्धि, कौशल या निपुणता का मापन और मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति की विशेष क्षेत्रों में कौशल का आकलन किया जाता है, जैसे कि भाषा, गणित, विज्ञान, कला, कंप्यूटर योग्यता आदि। अतः निपुणता परीक्षण भाषा के उस स्तर का आकलन करते हैं जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन सके। अगला है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? तो यहाँ पर अध्यापक का मंतव्य है कि टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। क्या मंतव्य है? टॉपिक के प्रति जो है वो रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, संरचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव का उद्देश्य क्या है? तो संरचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव का उद्देश्य है कि नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थियों का आकलन करना। नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थियों का आकलन करना। अगला है कि विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पोर्टफोलियो। क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। अगला है, विद्यार्थियों के काम उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं।
नेक्स्ट है, एक भाषा शिक्षक को शिक्षार्थियों का आकलन करते समय ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो एक भाषा शिक्षक को शिक्षार्थियों का आकलन करते समय शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करते रहना चाहिए, जबकि अन्य विकल्प तर्कसंगत नहीं है। नेक्स्ट है, पठन अवबोधन की योग्यता है। पठन अवबोधन की क्या योग्यता है? तो पठन अवबोधन की योग्यता अर्थ निर्माण हेतु पठन वस्तु के साथ अंतःक्रिया करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, रूपात्मक आकलन में मदद करता है। तो रूपात्मक आकलन में क्या मदद करता है? तो सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में मदद करता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है। उसके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा होगा? तो पोर्टफोलियो उसका जो है सर्वाधिक उपकरण होगा। नेक्स्ट है कि निपुण भारत मिशन के अनुसार लक्ष्य जैसे बुनियादी साक्षरता एवं सांख्य बोध के सीखने के लक्ष्य सभी राज्यों द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। कक्षा में समझ के साथ पढ़ने के लक्ष्य इस प्रकार हैं। तो समझ के साथ पढ़ने के लक्ष्य जो है वो आयु उपयुक्त तो अपरिचित पाठ्यवस्तु में कम से कम 45 सरल शब्दों में बनने वाले छोटे वाक्य को पढ़ना। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि मूल्यांकन के संदर्भ में शिक्षार्थियों को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मैं एक दिन वाच्य और काल पढ़ा रही थी। मुझे एक पाठ्य सामग्री मिली जिसमें बहुत से उपकरण थे। मैंने उदाहरणों की ओर संकेत किया और कर्मवाच्य समझाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यार्थियों ने समझ लिया है। जब मैंने उन्हें अभ्यास के लिए काम दिया तो बहुत ही कम विद्यार्थी कर सके। नीचे इस अध्यापक के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो सही नहीं है, उसका चयन करें। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि विद्यार्थी के साथ उसकी शब्द संपदा पर कार्य करें। ये सही नहीं है। इसके अलावा यह संभव हो सकता है कि व्याकरण पढ़ाने की विधि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित न कर पाई हो, या फिर चुनी गई पाठ्य सामग्री का असर विद्यार्थियों के स्तर से ऊंचा हो, या फिर लंबे घुमावदार और जटिल उदाहरणों के साथ सरल व्याख्या दी जाए। अगला हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखते हैं अध्यापिका के लिए दिए गए कुछ सुझावों में से विद्यार्थियों के साथ उनकी शब्द संपदा पर कार्य करें सही नहीं है। तो ये कौन सा जो है बात सही नहीं है? तो निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। नेक्स्ट है, अवधारणात्मक मानचित्रण क्या है? तो अवधारणात्मक मानचित्रण विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। क्या है? विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के बारे में सही नहीं है? तो यह निर्भर करता है कि आप कितने तेज गति से पढ़ सकते हैं। यह निर्भर करता है कि आप कितने तेज गति से पढ़ सकते हैं। यह निर्भर करता है कि आप कितने तेज गति से पढ़ सकते हैं। श्रवण के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। अन्य विकल्प श्रवण के संदर्भ में सही है। कौन कौन सी बातें श्रवण के संबंध में सही है? तो दिया है कि श्रवण वास्तविक स्थितियों में होता है और रिकॉर्डिंग के समय पृष्ठभूमि से आ रहा शोर व्यवधान पैदा करता है। इसके अलावा कई बार वक्ता बहुत तेज गति से बोलते हैं। नेक्स्ट है, भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है। तो भाषा के प्रभावशाली आकलन में आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग जो है वो सम्मिलित है। किसी एक बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने कहा, श्रेष्ठ कार्य बच्चों को इस तरह से दी गई प्रतिपुष्टि
क्या है, तो प्रतिक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है। प्रतिक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है। विद्यार्थियों को अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए, तो विद्यार्थियों को अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके जो है नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम कौन है, तो विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने इस मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के एक वर्ष के लिए देश के विभिन्न राज्यों को एक वर्ष के लिए एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। ये राज्य एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, त्योहार आदि से परिचित हो सकेंगे। नेक्स्ट है सतत और सारगर्भित मूल्यांकन क्या है। सतत और सारगर्भित मूल्यांकन बिना किसी अंतराल के आकलन से संबंधित है। नेक्स्ट है मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली मराठी से भिन्न है, यद्यपि दोनों पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। मराठी के इन दो प्रकारों को किस रूप में जाना जाएगा, तो मराठी की जो है ये मराठी भाषा की ये सामाजिक बोलियों के रूप में जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा, सामाजिक बोलियों के रूप में जाना जाएगा। अगला है वाचन, बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है, तो वाचन, बोलने और शारीरिक क्रियाओं से समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण जो है वो कहलाता है समग्र भौतिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उन्हें एक वाक्य देती है और उनमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ व अर्थ वाले विकल्प चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है, तो गीता जो है वो शब्द भंडार की परीक्षा ले रही है। नेक्स्ट है कि प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेनी चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए, तो बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना ये जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है। अतः उसे बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ नहीं पूछना चाहिए। बिना संदर्भ के बच्चे से अर्थ पूछने से उन्हें भ्रम पैदा होगा। शब्द संपदा के परीक्षण के लिए विकल्प संगत युक्तियां है, तो क्या क्या होने चाहिए, तो जैसे कि वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी पूछना चाहिए, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका विलोमनार्थी पूछना चाहिए, या फिर अनुच्छेद में से कुछ शब्द देकर के संदर्भ और उसके अर्थ को खोजना चाहिए। अगला दिया है कि देवीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। क्या देती है, आज मैं गई और कुछ फल और सब्जियां खरीदी। मैं जानती थी कि बारिश होगी, पर मैं लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के साथ रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए कहती है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देवीना के विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, तो संदर्भ को समझ करके सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा, केवल व्याकरण के नियमों को समझना होगा, वाक्य के वाक्यांश विन्यास को समझना होगा, या फिर पाठ की विषय वस्तु को समझना होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ को समझ करके सर्वाधिक उपयुक्त शब्द को जानना होगा। नेक्स्ट है कि शिक्षण शास्त्रीय विधि के रूप में कथावाचक के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो शिक्षण शास्त्रीय विधि के रूप में कथावाचन के बारे में जो है वो यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है, यह बात सही नहीं है। अगला है एक अध्यापक ने कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को नाटक के कथानक और महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांशीकरण करने के लिए कहा। यह कार्य ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, तो ये समझ संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो समझ संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। अगला है एक अध्यापक ने पुनः प्राप्ति सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न तैयार किए। वह किस बात का आकलन करना चाह रही है, तो वह जो है ज्ञान का आकलन
करना चाह रही है। अगला है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। तो पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितना गहराई से समझ लिया है। बच्चों ने पाठ को कितना गहराई से समझ लिया है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित है। तो किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में ये कथन उचित है कि सभी बच्चों को क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है। भाषा आकलन के बारे में शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना ये सही है। अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उनके लिखित कार्यों का संग्रह कर पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा। जैसे कि उनके लिखित कार्यों में 6 सर्वोत्तम नमूने हैं। यह किस प्रकार का आकलन है। यह किस प्रकार का आकलन है। तो यह जो है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों का आकलन विद्यार्थी अनुकूल आकलन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि अध्यापक पाठ्य सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधियां करवाना चाहता है। अध्यापक को किस गतिविधि में चयन नहीं करना चाहिए। अध्यापक को किस गतिविधि में चयन नहीं करना चाहिए। तो अनुमान लगाने में चयन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिन्हें 2026 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में ये लक्ष्य क्या है। तो कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में ये लक्ष्य जो है ये है कि बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पाठ पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर। तो इसको हम लोग अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।